अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज 2-3 अहम मामलात के हवाले से गुफ्तगू होगी। अदालतों से जुड़े हैं कुछ अहम फैसले, कुछ आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं। क्या ये फ़ैसले हो सकते हैं? ख़ास तौर पर बात करेंगे उस फैसले के हवाले से जिसका तफसीली फ़ैसला कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया। साहब की जो गिरफ्तारी उसको गैर कानूनी उन्होंने करार दिया। फिर उसके बाद तोशा खाना रेफरेंस में भी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से बाकायदा ट्रायल चलने का आगाज़ होने जा रहा है। तो क्या ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल केस साबित हो सकता है चेयरमैन पीटीआई के लिए? इस पर भी बात होगी। ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद कुछ लोग वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं जिससे चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा होगा। ये तमाम सवाल अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत की सफ़ों में क्या चल रहा है ये भी देखना होगा। मियां नवाज शरीफ साहब जो कि मौजूद थे इस वक्त सऊदी अरब के दौरे में, वहाँ पर उन्होंने जो मुलाकातें भी की दुबई में भी, और उसके बाद वो दोबारा चले गए हैं लंदन वापस। और कुछ ख्याल ये था कि शायद वो पाकिस्तान आ जाएं वहाँ से सीधा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या तय पाया है इन मुलाकातों में, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और ये भी कि आगे चलकर क्या इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे, IMF पैकेज जो मिल गया हुकूमत को उससे क्या हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने में कामयाब हो सकेगी। ये और इससे जुड़े कई सवालात आज के प्रोग्राम में डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी मैं इमरान साहब। इमरान साहब, बात यहीं से शुरू कर लेते हैं जो अदालती मामलात हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो तोशा खाना रेफरेंस है उसे काबिल समात करार दे दिया गया और अब बाकायदा उनके ऊपर ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा। कितना स्ट्रॉन्ग है ये रेफरेंस, और आप समझते हैं कि ख़तरे की बात है? और अब वो जो ख़तरे की घंटियां बजाई जा रही थी, अब असल में वो वक्त शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें समीना, बिल्कुल ये ख़तरे की बात है और इसका सबूत जो है वो खुद चेयरमैन पीटीआई के अमल से मिलता है। उन्हें खुद भी इस बात का डर है कि इस केस में उन पर शिकंजा कसा जा सकता है, वो इस केस में उनको सज़ा हो सकती है। इसलिए देखें कि अगर आप इसको देखें, पहले एक ट्रायल कोर्ट में चला, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि नहीं ये वापस ट्रायल कोर्ट में जाए, और फिर ट्रायल कोर्ट में उनसे कहा कि 7 दिन के अंदर आप फैसला सुनाएं। और अब जब वहाँ से उन्होंने ये दोबारा हो गया मामला, तो अब इसको चैलेंज कर दिया, इसके ख़िलाफ़ कर दिया कि जी ये मामला जो था ये बदनीति पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला बदनीति पे मबनी था। इसलिए तो सीधी सी बात है, सबको खुद भी इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है, ख़दशा है कि इस केस की बुनियाद पर उनकी नाअहली भी हो सकती है, उनको सज़ा भी हो सकती है, और वो सियासत में आगे उनका रास्ता रुक भी सकता है। तो आपने बिल्कुल ठीक अपने इंट्रो में बात की कि जो ये ख़दशात थे कि अब मामलात घंटियाँ बजना शुरू हो गई हैं, तो वो घंटियाँ बजना शुरू नहीं हुई, बल्कि उन पर अब अमल होना शुरू हो गया और होगा। क्योंकि मेरी नज़र में बीइंग अ फॉरवर्ड पॉलिटिक्स, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे जब तक चेयरमैन पीटीआई का जो मामला है वो किसी करवट ऊँट ये नहीं बैठेगा। अच्छा, इस पर जो कानूनी मामलात है ना, उस पर चौधरी साहब मुझे आपकी बड़े ज़रा तफसीली वर्जन चाहिए। एक तोशा खाना का जो मामला है ये कई अदालतों में बैक वक्त चल रहा है। कभी ये हम देखते हैं सेशन कोर्ट में बात जा रही है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती है, कभी इलेक्शन कमीशन में भी इस पर ट्रायल हो रहा है, कभी ये फौजदारी मुकदमा है, कभी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सारा मामला हो जाता है कि आम व्यूअर को समझ नहीं आती कि ये केस आखिर चल कहाँ पर रहा है। क्या ये एक केस है या इसकी कई शाखें हैं, और एग्जैक्टली उन्हें पेश कहाँ होना होता है? थोड़ा सा इसको अगर शॉर्टली आप ब्रीफ कर दें। जी समीना, मैं आपको व्यूअर्स के लिए और आपके लिए ये सिंप्लीफाई करता हूँ। ये बेसिकली जब साहब की हुकूमत गई तो उसके बाद जो है उनके ख़िलाफ़ स्पीकर ने एक जो रेफरेंस है 5 MNAs की तरफ से ये फ़ाइल किया गया। मोहसिन शाह नवाज़ रांझा वगैरह भी इसमें शामिल थे जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने कहा कि डिक्लेरेशन जो है ये ठीक नहीं है, और जो तोशा खाना से जो गिफ्ट्स लिए गए हैं वो डिक्लेयर नहीं किए गए। और वो रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास आया। इलेक्शन कमीशन जो है आइनी तौर पे जब स्पीकर की तरफ से रेफरेंस आता है तो बॉडी है जो देखती है कि किसी भी मेंबर नेशनल असम्बली की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सही हुई है या गलत हुई है। इस पे मियाँ वाले की उन्होंने इस पे एक फ़ैसला दिया, और उसके ऊपर फ़ैसला देने के बाद को NA 95 मियाँ वाली से, जहाँ से वो इलेक्टेड थे, वहाँ से उनको डीनोटिफाई किया, और उसके बाद एक क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो भेज दी सेशन कोर्ट को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं
ये हैं और इन्होंने क्योंकि जानबूझ के ये साजिश छुपाए हैं, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ ट्रायल किया जाए। और फिर सेशन कोर्ट जो इस्लामाबाद की है उसने ये इसके ऊपर जो है प्रोसीडिंग शुरू की। पहले एक जज से ज़फ़र इकबाल साहब, उनको वो ट्रांसफ़र हो गए। बाद में आपको पता 18 मार्च में यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स, जिसमें चेयरमैन PTI ये के इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि उनके ऊपर कातलाना हमला जो है वो मनसूबाबंदी थी या ये था, तो उसके बाद वो जो है उसको ये नए जज साहब आए हैं, हमारे दिलावर साहब जो हैं, ये सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद के। उन्होंने पहली जो दरख्वास्त थी वो ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से, जो वकील हैं चेयरमैन PTI के, उनकी तरफ से दी गई और उसमें मुख्तलिफ़ तकनीकी और सवालात उठाए गए और मुख्तलिफ़ कानूनी सवालात उठाए गए इस जो केस की मेंटेनेबिलिटी या मेरिट्स को लेके। उनमें बहुत सारे और सवालात में ये भी शामिल था कि इलेक्शन कमीशन के पास कानून इलेक्शन एक्ट 2017 में 230 जो कि सेक्शन इसको रेलेवेंट है, उसमें 120 दिनों के बाद कार्रवाई नहीं हो सकती। और इसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास रेफरेंस आई थी शायद 2022 के साल की, लेकिन उन्होंने 2018-19 के मामलात को भी डिस्कस किया जो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था। फिर एक जो अथॉरिटी डेलीगेट की गई है वो भी, उन पे भी सवालात हैं। तो मुख्तलिफ जो सवालात हैं उसी से जुड़ी फिर आती रही और हमने फिर देखा लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त थी जिसमें फिर पूरा एक रिकॉर्ड भी पेश किया गया। मैं इस पे दोबारा भी आती हूं। चौधरी साहब मुझे प्लीज अलाउ कीजिएगा, मैं इस पे मजीद आपका डिटेल वर्जन वो और है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो वही तो मैं कह रही हूँ, तोशा खाना से रिलेटेड इतनी चीजें आ गई कि कंफ्यूजन हो जाती है कि वो किधर है। इस तरह से उनको मुश्किल कर दिया जाता है कि अवाम को वो कुछ ना समझे, खुदा करे कोई। ये जानबूझ के इस तरह के काम। सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका मुश्किल नहीं है, जरा पॉलिटिकल जो एक वर्जन है इन तमाम मामलात के ऊपर वो ज़रूर लेंगे। इफ्तिखार अहमद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आज आपने फिर हमारे लिए वक्त निकाला। और सर चूँकि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त बड़ा ही एक अजीब सी अनसर्टेनिटी का शिकार है, तो बहुत से सवालात हैं जो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब ईद के बाद कहा जा रहा था कि शायद चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी आएगी, फैसले तेज़ी से होंगे, अदालतों में जल्दी से मामलात चलेंगे। तो क्या अभी यही देख रहे हैं कि तोशा खाना रेफरेंस हो या दीगर मुकदमात, अब उसकी तरफ एक सिलसिला कार्रवाई का उनके खिलाफ आगाज हो चुका है? देखिए बात यह है कि इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन को केस तैयार करना चाहिए और अदालतों को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ एक शख्स को अगर इतनी रियायतें मिलेंगी तो वो रियायत मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आईने पाकिस्तान मुझे और उनको बराबर समझता है और ये अदालतों को भी पता है और अदालतें इसमें यकीन भी रखती हैं। तो अदालतों को ये चाहिए कि जो कुछ भी वो कर रही हैं कल ये पेश किया जाएगा दूसरे लोगों की तरफ से अपनी फेवर में, तो ये देख लें। इफ्तिखार साहब ये फरमाइएगा कि आपने अभी फरमाया कि आइन जो है वो उनको और आपको बराबर समझता है, तो क्या वाकई इस मुल्क में आइन है जो किसी को कुछ समझता है? नहीं, आइन तो है। अगर आइन को खत्म करना चाहते हैं तो आप कोशिश करके देख लो। नहीं, हम और बड़े लोग कोशिश कर रहे हैं, बात ये है कि हमें तो कोशिश करने की जरूरत नहीं ना, हम तो हमेशा रेजिस्ट करते हैं क्योंकि आपके शागिर्दों में से आपने यही सिखाया। लेकिन मामला ये है कि जिन लोगों ने उस पर अमल करना होता है, ये उसकी पासदारी करना होती है। इमरान छोटी सी बात है। इमरान, जो मैं देख रहा हूँ, मुझे अफसोस है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मेरी दरख्वास्त को वैसे ही एंटरटेन करेगी जिस तरह एक शख्स की दरख्वास्तों को एंटरटेन किया जा रहा है। कहा जाएगा जी वो एक बहुत बड़ी पार्टी का सरबराह होगा, जी बिल्कुल होगा, लेकिन जो आईन है पाकिस्तान है वो कहता है मैं और वो बराबर हैं। तो मैंने सिर्फ इतनी अर्ज की है कि अदालतों को और जजेस को समझना चाहिए कि वो भी माइक्रोस्कोप के नीचे हैं। लोगों ने अदसे लगा रखे हैं उनको भी जज करने के लिए। आज जो करेंगे आइंदा उसी को एग्जाम्पल बना के, उसको रेफरेंस बना के अगले लोग भी फिर उसी तरह का इंसाफ मांगेंगे। इफ्तिखार साहब, ये शिकायत तो दूसरी तरफ से भी बड़ी होती है ना। देखिए, हमने 12 बजे भी अदालतें लगती देखी हैं, हमने ये भी देखा है कन्विक्टेड मुजरिम को जेल से निकाल कर बाहर जाने की इजाजत भी दी गई है। हमने ये भी देखा है इश्तिहारी मुजरिम को कल बरी भी कर दिया गया। रुक जाए जरा, होल्ड कीजिए। 12 बजे अदालत इसलिए लगी थी कि एक चीज का फैसला हुआ था
कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होना है और उसको रात 12 बजे तक मूव होना था, और ये फैसला भी अदालत का फैसला था, आपने और मैंने नहीं किया। फैसला तो सर 14 मई के इलेक्शन का भी हुआ था, उसमें तो 12 बजे अदालत नहीं खुली। आपको मैं 14 मई को भी जवाब देता हूँ। हौसला कीजिए, असल में हमारी प्रॉब्लम ये होगी कि हम अपनी मर्जी के जवाब सुनना चाहते हैं और अपनी मर्जी के फैसले करना चाहते हैं। कर लीजिए अपनी मर्जी के फैसले, और नताइज भी फिर देख लीजिएगा। नहीं, आप अपनी मर्जी के जवाब दें, लेकिन अपनी मर्जी के जवाबात में जो है सवाल तो हम करेंगे सर। अगर आपको बुरा लग रहा है तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन सवाल तो होगा। क्या मुझे एक बात बताइएगा, ये जो आपने मुझे 14 मई का कहा, क्या एक असेंबली टूटी थी या 2 असेंबलियां टूटी थी? 2 ही टूटी थी। तो आप अपनी बात सर मुकम्मल कर लें प्लीज। मैंने कर ली, बस मुझे इतने कहना था। अच्छा, लेकिन इसका ये भी है तोशा खाना से मुतल्लिक जो है इसी किस्म के सीरियस नौयत के इल्ज़ामात जो हैं वो साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के पास है। तो क्या प्रोसिक्यूशन जो है वो इतनी एक्टिव दिखाई देती है उन केसेस में? क्योंकि उन जो गाड़ियाँ का इल्ज़ामात है गाड़ियाँ लेने का, उसमें कानून के मुताबिक गाड़ियाँ नहीं ली जा सकती। सुन लेना, आप कल पिटीशनर बन के इसी पॉइंट के ऊपर अदालत में चले जाइए। नहीं सर, आप उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए सवाल करें, यानी उसमें जो है इतनी तेजी आपने प्रोसिक्यूशन की तरफ से नहीं देखी। सवाल ये था 14 मई, तो मैंने कहा कि क्या एक असेंबली थी या 2 असेंबलियां थी? मैंने कोई डिफेंड नहीं किया 14 मई के। नहीं, मैं सर आपकी उस पर नहीं बात करें। आपका जो इनिशियल एक आर्गुमेंट था ना, वो ये था कि जैसे एक फेवर दी जा रही है, तो हम ये बात करें, बेसिकली आपकी बात को मैं सपोर्ट कर रही हूँ कि यहाँ पर आइन सबके लिए एक जैसा नहीं है। जो अशराफिया है उसमें सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि और भी जो अशराफिया है वो भी शामिल है, आम बंदा उनके आसपास भी नहीं है। देखें, मैं डिबेटों में उलझता नहीं होता, टीवी प्रोग्रामों में। क्या ये बताना पसंद किया जाएगा कि नवाज शरीफ को जिस मुकदमे में सजा दी गई, क्या वो मुकदमा एक शख्स के बारे में था या 400 अफराद के बारे में भी था? एक शख्स के बारे में उसमें बहुत सारे लोग थे। ये बात सही है, आपके पनामा केस में बहुत सारे लोग, बल्कि उनका नाम अब दोबारा से 436 वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ एक थे। 436 लोगों या नॉन वज़ीर-ए-आज़म कोई वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ एक थे। मुजरम होता है, खा वो वज़ीर-ए-आज़म हो, खा कोई नहीं, बड़ा फर्क होता है। ये नहीं होता है सर। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है मुल्क का। ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म नाम वज़ीर-ए-आज़म एक जैसा हो? ये आई थिंक तकाबुल ठीक नहीं है। नहीं, मैं तकाबुल कर ही नहीं रहा, मैं तो आइन की बात कर रहा हूँ भाई। आइन में वज़ीर-ए-आज़म साहब का और अगर वो पनामा में है तो वो बराबर हैं। आइन में सर 90 दिनों में लिखा था इलेक्शन कराना है, लेकिन 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हुए इस मुल्क में। आइन में तो काफी कुछ लिखा हुआ है जिस पे अमल दरामद नहीं किया गया। आप कट वैसी करना चाहते हैं, मेरा ये काम नहीं। आपने 90 दिन की बात की, मैंने जवाब दे दिया कि क्या एक असेंबली थी, खत्म। दोनों में होने चाहिए। आपकी बात सही है, हम तो यही कह रहे हैं। आप इस बात पे आर्ग्यू करें कि दोनों में होने चाहिए। दूसरी बात ये जो आपने रात को 12 बजे अदालत की बात की, तो उनके लिए भी रात को खुली है। ये तो एक बार खुली तो फिर कई बार उनके लिए भी खुली है। सर मैंने तो ये बात की है कि इस मुल्क में अशराफिया हो ना, अशराफिया के लिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर जमात की अशराफिया की बात नहीं कर रही। तमाम अशराफिया के लिए मामलात और तरह हैंडल होते हैं और आम बंदे के लिए और तरह। लेकिन इस बहस से निकलते हुए मैं ज़रा सियासी मंजरनामे पर ज़रूर राय ले लूँ इफ्तिखार साहब की। सर ये फरमाइएगा, आप समझते हैं कि अब इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? अगर इसी तरह की सूरत हाल हुई, IMF से डील हो गई है, तो अब इस हुकूमत को भी कुछ रिलीफ मिलेगा? अब ये कुछ इलेक्शंस की तरफ जाने का सोचेंगे? कितने दिन रहेंगे हुकूमत के बाद? 40-42 दिन रहेंगे, क्या रिलीफ मिलेगा? दे हैव टू गो फॉर द इलेक्शंस, दैट्स ऑल। तो रिलीफ तो कोई नहीं मिला ना। ठीक है, वो जो दिवालिया कहते थे हो जाएंगे और बड़े खुश हो रहे थे। काफी दफा उनको समझाया था कि अगर पाकिस्तान दिवालिया हुआ तो वो ये नहीं देखेगा कि PTI के वर्कर कौन है, पीपल पार्टी के वर्कर कौन है और PMLN के वर्कर हो, दिवालिया सारे ही होंगे। तो बगले में जाने की जरूरत नहीं थी। उसमें हम थोड़ा सा बच गए। 40 डेज के बाद इलेक्शन के लिए दे हैव टू गो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि अगस्त के अंदर जब हल्फ लिया गया था इनकी टेन्योर पूरी हो जाएगी, दे हैव टू गो फॉर द इलेक्शन। ठीक, लेकिन एक मैंने आपका ट्वीट भी कल देखा है इफ्तिखार साहब, आप कुछ मुझे खफा नजर आया IMF से कि उन्होंने क्यों मुलाकात की ज़मान पार्क में जाकर, तो उस पर आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मेरा ट्वीट नहीं है, मैंने एक रीट्वीट किया है, मेरा ट्वीट नहीं। अच्छा, लेकिन आप अच्छा ठीक है, चलिए आपका फिर वो नहीं है मौक़िफ़, तो चलिए आप देख लेना, आपके पास मोबाइल है और ट्विटर भी आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है ट्विटर। मैंने आपकी वजह से वो पढ़ा ट्वीट असल में इसलिए मेरे ज़हन में वही अटक गया। लेकिन IMF ने जो मुलाकात की वो गलत नहीं की,
लेकिन अच्छा। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में हम अभी तक मई के फैसलों के ऊपर खड़े हैं, बात हम कर रहे हैं जुलाई में, जबकि अगस्त में असेंबलियां टूट जानी है। हमें आगे जाना होगा। अगर हमारे रवैयों में लचक नहीं आई हर जगह पे तो मुश्किलात बढ़ेंगी, मुश्किलात कम नहीं होंगी। लेकिन लचक के बजाय में तो और सख्ती नजर आ रही है। अब ये भी देखने में आ रहा है एक नई पिटीशन आ गई बैन करने के लिए पीटीआई को, ये भी हो सकता है इलेक्शन पे। आई विल बी द लास्ट मैन टू सपोर्ट टू थिंग्स इन माय लाइफ। नंबर 1, किसी भी सियासी रहनुमा को फांसी देने की मैं सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा हो गया था जब ये बात 90s में हुई कि इसको फांसी दे दी जाए हाईजैकिंग में। दूसरी बात, किसी भी सियासी पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि एएनपी पे पाबंदी लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, फजूल बात है ये दोनों बातें गलत हैं। आई विल नॉट सपोर्ट देम एज ए डेमोक्रेट। ठीक, इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। आपकी गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन जो उसमें से चीज़ें निकलती हैं वो यही हैं अनफॉर्चुनेटली कि बहुत सारे सवालात हमारी अदालतों पर हमेशा रहते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में शायद मज़ीद भी हों, क्योंकि हम सियासी मामलात को इमरान साहब पहले ले जाते हैं अदालतों में और फिर अदालतें उसके ऊपर चाहे एक के हक में फ़ैसला करें चाहे किसी दूसरे के खिलाफ, फिर उसको हम इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बना देते हैं। तो ये अदालतों का कसूर है या हमारा अपना भी सियासतदानों का भी कसूर है? समीना, ये 2-3 इसमें फरीक हैं और उन दोनों तीनों का कसूर है। पहली बात ये कि सियासतदानों का कसूर है, क्यों कि वो समझते हैं कानून को मोम की नाक, कि जो अपना फ़ायदा हुआ उसकी तरफ उसको मोड़ दिया। दूसरा कसूर है उनके कानूनी मशीरों का, जो उनको ये मशवरा देते हैं कि अच्छा हम वो वाली जो है ना इसमें कर देंगे, मिसाल दे देंगे, फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ कोर्ट ने ये फैसला दिया था, फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ कोर्ट ने ये फैसला दिया था। नहीं सर, सुन तो लेना, उनका कसूर है। और फिर सबसे बढ़ के उन अदालतों का कसूर है कि जिनको मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो उस वक्त ये कहते हैं जी हमारे हाथ तो बंद है, हम तो कानून के मुताबिक जो सबूत हमारे सामने पेश होंगे उसी के मुताबिक चलेंगे। उन्हें इस बात का पता होता है। आप क्या समझते हैं मुझे और आपको यहाँ बैठ के पता है, या फैसल चौधरी साहब जो डॉक्यूमेंट पेश करते हैं उनको डॉक्यूमेंट से पता होता है कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है गलत है, इसको कहाँ से कैसे बनवाया, क्या मामला है। तो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को ये नहीं पता होता, सब पता होता है, लेकिन वो उस वक्त ये करते हैं कि जी हमारे तो हाथ बंदे, हमारे पास तो जो ऑथेंटिक चीज़ आएगी हम। लिहाजा ये दोनों तीनों फरीक जब तक ठीक नहीं होंगे, आपको निज़ाम ही ठीक उस वक्त होता हुआ मिलेगा जब आप निज़ाम बनाने वाले, उस पर अमल दरामद करने वाले और उस पर अमल दरामद करवाने वाले सब आपको ये मुश्तरका तौर पर मिल के ये फैसला करें कि हमने इसको ठीक करना है। किसी एक फरीक को आप जिम्मेदार नहीं करार दे सकते। लेकिन इमरान साहब वही बात है ना कि जब फैसला बेशक आइन और कानून के मुताबिक भी आ रहा हो ना भी आ रहा हो, लेकिन हम तो ये देखते हैं, हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि फैसले का फायदा अगर हो रहा है तो वो वाली पार्टी बगले बजाती है, दूसरी तनकीद करती है और मिठाइयाँ बांटते हैं और दूसरों के घर सफ़े मातम बिछी होती है और वो तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं अदालत को। अच्छा जी, एक बड़ा अहम फैसला आया है चौधरी साहब, ये जो आपकी गिरफ्तारी थी उसे गैर कानूनी करार दिया गया, तो उसका तफसीली फैसला जारी किया गया और उसको पढ़ के लगता है कि बाकायदा ये कहा गया है कि इस तरह का वाकया दोबारा ना हो, ये वो, लेकिन वार्निंग देना काफ़ी है या जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए अगर ये गैर कानूनी था तो फिर इस पर क्यों अमल दरामद। देखिए एक गैर कानूनी चीज़ ने कितना बड़ा कियोस मुल्क में क्रिएट कर दिया था। सर देखिए, पहली बात तो मैं कमेंट करना चाहूँगा कि जो आपने पहले बात की कि जो अदालतें जो हैं वो फ़ैसला देती हैं, जब सियासी केसेस में फ़ैसला आएगा तो डेफिनेटली एक फरीक राज़ी होगा, दूसरा नाराज़ होगा। तो दूसरी बात यह है कि ये अदालतों में क्यों हैं मामले, जब आपका इंतज़ामी जो ऑर्गन है, जो एग्जेक्टिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेगा तो कहाँ पे जाएंगे मामला। जैसे अगर कोई इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुआ कोई काम तो कहाँ पे जाएंगे लोग, जाहिर है वो फिर अदालतों में जाएंगे और अदालतें उस पर फैसले देंगी। तो वो फैसले फिर बाज़ को पसंद आते हैं, बाज़ को पसंद आते हैं अगर अदालतें और इसमें बिल्कुल इमरान साहब एक मिनट, इमरान साहब जो बात आपने की है वो ठीक है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपनी स्पेस दे दी है एग्जेक्टिव ऑर्गन को और उन्होंने अपना काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये मामला ख़राब है और मैं जो हालात हो गए ये जल्दी को ठीक भी नहीं होगा। जी सर हुक्म। मैं ये कह रहा था, गुजारिश मेरी ये है साहब कि आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है, लेकिन अदालतें जो हैं देखें इंतज़ामिया
को दे दी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, एग्जेक्टिव को अपनी पावर्स, उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। लेकिन आप क्या नहीं समझते कि अदालतों में भी उस तरह के फैसले हुए जिसमें उन्होंने भी गलत इस्तेमाल किया और इंसाफ को पूरी तरह से उन्होंने बलाए ताक रख के अपनी मर्जी के फैसले दे दिए। बहुत हुए हैं वो तो। हाँ। इमरान साहब यहाँ पे फैसले हुए, रेकोटिक को रात को सोमोटो लिया गया, तबाही कर दी, 500 मिलियन डॉलर के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, 100 बिलियन डॉलर्स के करीब जुर्माने पाकिस्तान रियासत को हुए हैं गलत फैसले अदालती फैसलों की तरफ से। यहाँ पे टैक्सेस की जो मुतालिक स्टे ऑर्डर्स हैं वो इतने सालों से चल रहे हैं। ये बातें अदलिया को आप बिल्कुल बरील ज़िम्मा थोड़ी करार दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो तो फिर अदालती तो होते हैं। यहाँ पे तो मामला इस तरह है। अब मैं दोबारा समीना के जो सवालात की तरफ आ जाता हूँ। देखिए, हाँ, जस्ट वन कमेंट समीना, बात यह है कि ये पहली दफ़ा एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस में, अगर आपने देखा हो तो उसमें मुख्तलिफ केसेस के फैसले दिए। एक केस अली मूसा गिलानी साहब का केस था। अली मूसा गिलानी साहब का उस केस में मैं वकील था, हम उनको लेके जा रहे थे बेल के लिए एफिडेविट केस में, तो अदालत के डोर स्टेप पे उनको एएनएफ ने अरेस्ट किया। तो अदालत ने उनको दोबारा बुलाया, प्री अरेस्ट बेल दी और उस पर एक जो है वो ऑब्जर्वेशन पास की जो कि उसमें आया। दूसरी बात आपने वार्निंग से मुतल्लिक की है। यहाँ पे वार्निंग के अलावा अदालत कर क्या सकती है? अदालत के अहकामात पे अगर वो किसी को कहेंगे इसी वाक़े से मुतालिक पर्चे का ऑर्डर दिया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आज तक नहीं हुआ। ये बात आपकी सही। बाकी बात मैं नहीं करूँ तो अच्छा नहीं तो, लेकिन चौधरी साहब आप नहीं ये समझते कि फिर उस सीनियर तरीन जज को जिसके अमल पे ना हो तो एहतजाजन वो ये तो कर सकता है ना कि रिज़ाइन तो कर सकता है ना कि अगर मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मेरे फैसले पे अमल ही नहीं होना या मैं अमल नहीं करवा सकता तो ये पढ़ा नहीं, बात नहीं ये तो बड़ा आसान हो जाएगा इमरान साहब, किसी जज को भगाने के लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। सीनियर तरीन नहीं, आप देखें आपके जजेस साहब समीना ने बात करके ना मेरा सवाल, मैं बताऊं, मेरी गुजारिश क्या ये अदालती रिमार्क्स एक नहीं, मैं काफी जजेस की तरफ नहीं आया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जान छुड़ाएं सर, गुजारिश, क्योंकि उन्होंने बेल दी, बाहर जाके अरेस्ट कर लिया, जिस बंदे को छोड़ा अरेस्ट कर लिया। ये एक ऐसी सूरत हाल है, अफसोसनाक है। आप सारे जज इस्तीफा दे के घर चले जाएं, ठीक है, ये भी एक मुनासिब आपकी तजवीज़ है कि जब आईन कानून नहीं है तो अदालतें रखने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल मेरा यही कहना है कि अगर किसी अदालत में, देखें पंजाबी में कहते हैं कि अगर आप पंचायत जो है वो पंचायत लगाते हैं तो अगर पंचायती जरा है वो लाकी चाहना दम नहीं कि अमल करा सके तो उन्हें पंचायती बनने का कोई हक नहीं। तो उसी तरह से अगर कोई अदालत अपने फैसले पे अमल नहीं करा सकती तो वो जज मुअज़्ज़ज़ जज साहब की सुबकी नहीं है उसमें। इस बात में मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो फैसला दिया जाता है उसका पहरा देना भी अदालतों ने का फर्ज है। अगर नहीं दे सकी तो ये अदालतों की कमजोरी है, जजेस की कमजोरी बिल्कुल है। अब जी एक और मामला भी चला गया अदालत में, और जो मैंने इफ्तिखार साहब से भी सवाल किया था, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए ओन चौधरी साहब ने दरख्वास्त दायर की है। ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी क्योंकि ओन चौधरी साहब भी बड़े करीबी लोगों में रहे हैं जो चेयरमैन पीटीआई के साथ थे, तो उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई। फिर 9 मई के जो वाक़यात है उसका भी तनाजुर इसमें शामिल है। तो इमरान साहब आपकी इस पर क्या राय है, क्या ये दरख्वास्त एंटरटेन हो जाएगी? देखिए समीना, सीधी सी बात है, जो अभी इफ्तिखार साहब कह रहे थे मैं भी उनकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि किसी भी होना नहीं चाहिए, लेकिन अब सवाल इससे आगे है कि होता क्या नजर आ रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि उस पार्टी पे पाबंदी लगे। अच्छा। और अगर पाबंदी लगेगी तो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि ये उस पार्टी पे पाबंदी मुझे नहीं लगता कि लगेगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर आप 9 मई की बात करते हैं, जितने भी लोग उसमें मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और सज़ा मिलती हुई भी नज़र आनी चाहिए ताकि कोई और पार्टी या कोई और इस तरह के शरपसंद इस तरह की कोशिश ही ना करें। लेकिन उस अगर एक जत्थे की सज़ा आप पूरी पार्टी को दें तो वो गलत है। आप चौधरी साहब इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ लोग तो ये भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद इलेक्शन भी इसी वजह से थोड़े डिले किए जाएं, आगे किए जाएं कि जब तक ये मामलात ना निपटा दिए जाएं और इस साल के एंड तक शायद ये चीज़ें हो भी जाएं मनपसंद तौर पर जो ये हुकूमत चाह रही हो। समीना, जो किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी लगना उसका एक जो कानूनी तरीक़ेकार है, बिल्कुल सियासी तौर पे या प्रिंसिपली तो इफ्तिखार अहमद की इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता
कि कोई सी भी सियासी जमात पे पाबंदी लगाना ना मसले का हल होता है और ना ही होना चाहिए। माजी में हमने भी डिस्कस किया, नैप को, नेशनल अवामी पार्टी जो ANP है, उसको बैन भुट्टो साहब ने करवाया, लेकिन उसका अच्छा नतीजा नहीं निकला, बहुत ज़्यादा तलखियाँ होगी। अब जो कानूनी जो इसका तरीक़ाकार है वो ये होता है कि अभी इलेक्शन एक्ट 2017 में और आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई जमात, उसमें दो चीज़ें होती हैं, मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ को काम करती हो, इंटेग्रिटी हो, और उसको बैरूनी फंडिंग इस पर्पज़ के लिए हुई हो, तो फिर उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। और उसके लिए वफाकी हुकूमत जो है वो एक रेफरेंस बनाती है, ज़ाहिर वो तहकीकात करके या सारे मामलात इकट्ठे करके एक रेफरेंस होती है, और रेफरेंस जो है वो फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फिर उसमें बेंच देखता है कि क्या ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं सियासी जमात पे, देखिए इसकी सीरियसनेस जो है उसका अंदाज़ा आप लगा लें कि इसमें सिर्फ एक ही अदालत जो है, यानी एपेक्स कोर्ट, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत जो है, उसको ये जुरिस्डिक्शन हासिल है कि किसी जमात पे पाबंदी लगाए या ना लगाए, क्योंकि जो जुडिशरी है उस पर ये ट्रस्ट किया गया है का आइन बनाने वालों ने भी ड्यू प्रोसेस है। तो ये जो सारे इल्ज़ामात वहाँ पे लगाए गए हैं, मेरा जो ज़ाती राय है, मेरा ख्याल है जो ओन चौधरी साहब की जो पिटीशन है वो शायद वहाँ पे एंटरटेन नहीं हो सकती इस तरह, क्योंकि वो वफाकी हुकूमत जो है वो रेफरेंस बना के भेजे, वो तो जला जा सकता है, लेकिन किसी भी शख्स की जो एक इनफरादी पटिशन जो है वो इस तरह से शायद एंटरटेन ना हो। राइट, चलिए ये बड़ा क्लैरिटी से आगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इस पॉइंट पर, और ब्रेक से वापस आकर कुछ फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ बात करेंगे। एक ज़रई इनकलाब की भी बातें हो रही हैं, ये क्या है, इसका क्या एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, मॉडल क्या है, और इससे क्या पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि एक ज़रई इनकलाब की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान में, और इसके लिए बाकायदा एक मंसूबे का इफ्तिताह किया गया है, और ये बेसिकली एक सिस्टम है जिसको लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया गया है। और इसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान में ज़राअत का शोबा है उसको, यानी इमरजेंसी बुनियादों पर उसमें तेज़ी लाई जाए, फ़रोग दिया जाए, और उससे पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पर खड़ा हो। ज़राअत को, जो कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी भी है मईशत की, उसको मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए। इसके लिए 44 लाख एकड़ की अराजी की निशानदही भी की गई है, और इसके लिए इस सारे प्रोजेक्ट में खुद पाकिस्तान आर्मी जो है वो खुद इस चीज़ को लीड भी कर रही है, देख भी रही है। ज़ाहिर दीगर एक्सपर्ट्स और जो सियासी हमारे कायदीन है वो भी इसका हिस्सा है, लेकिन बेसिकली ऐसा लग रहा है कि इनका ये एक इनिशिएटिव है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तो ये एक बड़ी इसको लोग इस पर सराह भी रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ज़रई इनकलाब आए, तो ये अच्छी बात है। इमरान साहब, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा मनसूबा साबित हो सकता है पाकिस्तान की मईशत के लिए? समीना, सीधी सी बात है, हमने तो बचपन से यही सुना, यही पढ़ा कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन अमलन हमें ये पता है कि यहाँ पे हमें गंदम भी इंपोर्ट करना पड़ती है, हमें कपास भी इंपोर्ट करना पड़ती है, हमें दालें भी इंपोर्ट करना पड़ती हैं, इस तरह बहुत सारी सब्जियाँ, इवन प्याज टमाटर भी बाज़ औक़ात इंपोर्ट करना पड़ते हैं। तो अब ये जो मामला है, इससे एक ज़राई इनकलाब आएगा। जैसा वो इस तरह से आएगा कि अभी आपने जो खुद भी जिक्र किया कि ये जो सिस्टम बनाया गया, इस सिस्टम में किया क्या गया, देखें इस सिस्टम में इन्होंने फैसला किया कि 44 लाख एकड़ जो जगह है ना, वो ऐसी जगह जो बेआबाद है, जो पहले से आबाद नहीं है, जो बंजर है या जहाँ पे कम पैदावार होती है, उसको सिस्टमेटिकली ये ठीक कर रहे हैं। और उस पर तकनीकी बुनियादों पे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ पे फार्मिंग होगी। और वहाँ पे ये आप देखें कि लाखों एकड़ का जो ये रकबा है, वहाँ पे सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको फसल हासिल होगी, बल्कि आपको यहाँ पे 30-35 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके अलावा 40,000 जो है ना 40 लाख से ज़ायद जो काश्तकार है, छोटा काश्तकार, उसका डाटा इकट्ठा कर लिया गया है, उससे राब्ता पाक फ़ौज की तरफ से कर लिया गया है, जिन्होंने यहाँ पे काम करना है, जिनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होगा, जिनकी जो है इनकम वो बेहतर होगी। और फिर सबसे बढ़ के समीना ये है कि दही आबादियों की, दही इलाकों की फलाह बहबूद के जो मंसूबे हैं वहाँ उन पे काम होगा। और 3 अरब डॉलर की डायरेक्ट जो सरमायाकारी है वो आ रही है। अब यहाँ देखिए आपको एक
अरब डॉलर लेने के लिए IMF की कितनी मिन्नतें करना पड़ती हैं। सऊदी अरब तो 50 करोड़ डॉलर तो फौरी तौर पे वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। इसी तरह से UAE है, दूसरे हमारे दोस्त ममालिक हैं। तो ये सारा मामला जो है ना, ये एक ऐसा है कि पाक और टेक्निकली भी वो देखेंगे कि मौसम का सूटेबल होना, मौसमियाती तब्दीलियां, ज़मीन को किस तरह मजीद फर्टाइल किया जाए, ऐसे मजीद टेक्नोलॉजी कैसे ऐड की जाए, जदीद बुनियादों पर इसकी रिसर्च जो टनल फार्मिंग है उसके जरिए से आप जो बेमौसमी फसलें लेते हैं और उस पर पैदावार में इजाफा हो जाता है और फिर आप उससे बहुत सारा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और आपकी अगर देखें गंदम की फसल सही होती है और आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ती, तो उससे भी आपका ज़र मुबादला जो है वो बचेगा। तो ये जिस हर लिहाज से एक ऐसा मंसूबा है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और अल्लाह करे कि ये मंसूबा सिर्फ कागजों में ना ले, अमली तौर पे इसके ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने बात की। मैं ये सवाल भी चौधरी साहब की तरफ लेके जाऊंगी कि हमने इंडस्ट्रियल जोन भी बनते देखे हैं, फिर हमें कभी कहानियां सुनाई जाती हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कोई इनकलाब लाया जा रहा है, कभी हमें पता चलता है कि जी अब ज़रूरी इनकलाब आ रहा है। और ये पहली दफ़ा नहीं आ रहा, कई दफ़ा हम पहले भी इस किस्म की बातें सुन चुके हैं, लेकिन अमलन फिर ये चीज़ें कभी भी हम नहीं देखते पाया तकमील तक उस तरह पहुँचे या इनके समरात उस तरह मिलें जैसे बताए जा रहे होते हैं। तो चौधरी साहब, आपका इस सारे इनकलाबी मंसूबे के हवाले से क्या तासुर है? समीना, मैं तो ज़िम्मेदार हूँ और मुझे तो बहुत खुशी होती है जब भी कोई जो है ज़िम्मेदारों के लिए या ज़राअत से मुताल्लिक़ कोई मंसूबा शुरू किया जाता है। ये जो लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बुनियादी तौर पे जो डिजिटलाइज कर रहे हैं कंप्यूटर जो लैंड रिकॉर्ड है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होना अभी बाकी हैं। मसलन अभी तो इस्लामाबाद शहर का भी जो लैंड रिकॉर्ड है कंप्यूटराइज नहीं हो सका, उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। अब मेरे जो अपने इलाके में एक नहर, जलालपुर नहर का एक बहुत बड़ा मंसूबा 45 बिलियन का उस एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो है वो एड से वो बनाया जा रहा था, उसको मतलब जो कोई सुन रहे हों ज़िम्मेदारान और ख़ासकर जो अफसरान इसमें शामिल होंगे, उनसे मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पिछले मार्च को उसका फ़ेज़ 1 जो है सर, उससे 1,78,000 के करीब जो एकड़ के करीब जो अराज़ी है वो ज़ेर काश्तदानी है, उसको जो है वो मंसूबा डिले हो रहा है। उस पर पिछले मार्च को जो है वो उसका फ़ेज़ 1 चालू करना था। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डॉलर्स में एड आने के बावजूद वो चलाई नहीं जा सकी। इस किस्म के मंसूबों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि वो नहर चले और जो एक इतना बड़ा रकबा है खुशाब और जेहलम का वो जो है वो ज़ेरे काश्त आ सके। उससे बहुत सारे जो छोटे ज़िम्मेदार हैं उनको फ़ायदा होता है। इस किस्म की जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे एक फार्म टू मार्केट रोड नेटवर्क है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसानों को जो बला सूद कर्ज़े देने की ज़रूरत है, उनको बिजली के ऊपर सब्सिडी जैसे ईस्ट पंजाब में होता है वहाँ पे उसकी ज़रूरत है। उसकी रिसर्च में बीज, खाद, इनकी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या रिसर्च सेंटर्स हैं, उनका और महकमा ज़राअत का और किसानों का आपस में राब्ता मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। आई एम होपफुल कि ये मंसूबा जो है ये भी आपकी अच्छी सजेशंस हैं। योग के ये बिल्कुल पाइपलाइन में होंगे और हम भी इसके लिए दुआ करें। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। वैसे चौधरी साहब, जनूबी पंजाब के रेगिस्तानों को सरसब्ज़ करने के लिए हवाले से ना ये मंसूबा उस पर अमल शुरू भी हो चुका है। ठीक, चलिए जी, अल्लाह करे कि जी टाइम लेता है। देखिए मैं तो जिम्मेदार हूँ, मुझे पता है कि कोई भी चीज़ ये शुरू भी करेंगे तो हम 10-15 साल तक पहुंचेंगे इस पे, लेकिन शुरू तो करें हम। शुरू तो होना चाहिए। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से आते हैं तो कुछ मजीद मईशत से जुड़ी एक अहम खबर उस पर बात करेंगे कि LCs खोलने की बात की गई थी, ऐलान भी हुआ था, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ मामलात ऐसे लग रहा है खटाई में है। ये मुख्तलिफ जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी जानिब से ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं। क्या इसमें हकीकत है, क्या अफसाना, डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और जो मईशत का एक बहरान था उसमें LCs भी बंद थी, उसके बाद उनको खोलने की भी बात हुई और हमने देखा, कहा गया कि कुछ सेक्टर्स के लिए खोली भी जा रही हैं, लेकिन स्टिल कुछ मुश्किलात दरपेश हैं। इस हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं और फिर इसके ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
हुकूमत की जानिब से कीमती ज़र मुबादला और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए पहले पुरतायुश अशिया और इसके बाद हर किस्म की इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी। पाबंदी के खात्मे के लिए ताजर और सनतकार तबके ने हर तरीका आजमाया लेकिन इम्पोर्ट न खुलवा सके, जिसके बाद IMF को मैदान में आना पड़ा। IMF बेल आउट पैकेज के लिए शर्त में इम्पोर्ट खुलने की शर्त शामिल करने पर स्टेट बैंक ने इम्पोर्ट खोलने का हुक्मनामा जारी किया। ताजिरों और सनतकारों का कहना है कि ऐलान के एक हफ्ते बाद भी LCs का मसला हल न हो सका। ताजिर बरादरी और सनतकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत खाम माल की इम्पोर्ट समेत जरूरी एशिया इम्पोर्ट करने की इजाजत दे। सनतकारों और इम्पोर्टर्स का कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से तो हुक्मनामा जारी कर दिया गया, लेकिन कमर्शियल बैंक अब भी अपनी मनमानियां कर रहे हैं। जबकि तर्जुमान स्टेट बैंक अंसर सुल्तान ने इम्पोर्ट के हवाले से किसी भी किस्म की पाबंदी से इनकार करते हुए कहा कि कमर्शियल बैंक अपने डॉलर ज़खायर देख कर ही इम्पोर्ट के डॉक्यूमेंट्स क्लियर करते हैं। तो अब एग्जैक्टली क्या इस पर मुश्किलात हैं, क्यों नहीं ये मामला खुल सका अभी तक, इस पर बात करेंगे। काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशली सेगमेंट के लिए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं आप, तो उनसे बात करते हैं। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और यही बता दीजिए सबसे पहले क्या मुश्किलात हैं जबकि ऐलान भी कर दिया गया है, स्टिल यही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं कम्युनिटी को? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी LCs नहीं खुल रही और इम्पोर्टर्स जितने भी हैं, आइदर दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट और दे आर इम्पोर्टर्स, वो सारे परेशान हैं। बिल्कुल IMF के एग्रीमेंट के बाद गवर्नमेंट ने ये कहा, अनाउंस किया कि अब LCs खुल जाएंगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं अभी बिल्कुल चीफ मिनिस्टर हाउस से ही आ रहा हूँ और वहाँ पर इसहाक डार साहब ऑन जूम मीटिंग चेयर कर रहे थे और हमने इस इशू को भी उठाया है कि आपके कहने के बावजूद LCs नहीं खुल रही हैं, तो आप इसमें ज़रा देखें और बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करें। और हमें इस बात का भी पता है कि जितने भी बैंक्स हैं वो अपनी रिजर्व्स की पोजीशंस के मुताबिक LCs को खोल रहे हैं और उनके पास रिजर्व्स नहीं है। स्टेट बैंक के पास भी रिजर्व्स नहीं है। तो जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि चूंकि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही और फॉरेन रेमिटेंस भी हमारी पिछले साल से तकरीबन $5 बिलियन का उसमें तकरीबन डाउनफॉल आया है। और अगर IMF की वजह से हम तो बल्कि शुक्र ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया है, लेकिन हालात बेहतर हो जाएंगे और ये इश्यूज हैं। अच्छा काशिफ साहब ये फरमाइएगा कि LCs तो नहीं खुल रही, लेकिन एक ये कहा गया था कि जो लोग ओपन अकाउंट पे करते हैं या जो 180 डेज की गारंटी देते हैं और लेटर आ जाए उनको इंपोर्ट की इजाज़त दे दी जाएगी। लेकिन हमारी जो इंपोर्टर से बात हुई है वो कहते हैं जी इस पे भी नहीं कहा वो इजाज़त दे रहे, और कमर्शियल बैंक्स की तरफ से ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ने उन्हें मना कर रखा है। जी आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल जो सबसे बड़ा रीजन है कि स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स नहीं है और स्टेट बैंक के पास चूंकि रिजर्व्स नहीं है इसीलिए हमारा जो 6-7 हज़ार कंटेनर इस वक्त पोर्ट पे खड़ा है वो रिलीज नहीं हो रहा। और इसी वजह से आपके लग्जरी गुड्स तो एक तरफ, आपके रॉ मटेरियल्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से इंडस्ट्री आपकी बंद हो जाएगी, आपको लेबर को निकालना पड़ेगा, आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात पैदा होंगे। तो ये जब तक आपका देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू इट कि हम पहले बार बार ये कह रहे थे कि एमनेस्टी दें और द क्रेडिट गोज टू इसहाक डार साहब कि उन्होंने बजट में $1 लाख तक का ये अनाउंस करवाया बिल के अंदर कि अगर फॉरेन रेमिटेंस आएगी तो उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन IMF ने वापस उसे रिवर्ट बैक करा दिया और उसे $50 लाख तक ले गए। तो हमें वी हैव टू कीप अपने ब्रिंग द डॉलर्स आउट, और जब तक वो पैसा आपका बाहर नहीं आएगा तब तक आपका इसका प्रेशर रिलीज नहीं होगा। तो अगर नहीं बढ़ाएंगे अपने रिजर्व्स तो हमारे साथ ये इशू चलता रहेगा। देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट। जी ठीक है काशिफ साहब, फैसल चौधरी, मैं आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, क्या डॉलर्स जो हैं बैंक्स ने विद होल्ड किए हुए, क्या वो इसको हायर रेट पे आया कर रहे हैं? मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं है, ये बात आपकी दुरुस्त है, इवन जो आप नॉर्मल है। तो इसकी जो इसका एक FATF भी वजह है। तो अब ये जो इसकी आज जो आप मीटिंग भी अटेंड करके आए हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन वज़ीर ख़जाना ने दिया है जी? ये जो अभी वज़ीर ख़जाना साहब ने भी कहा कि we'll take notice of it and we are very grateful to the चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त मिनिस्टर साहब से कहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, कि हम एक सेल पंजाब यहाँ बना देते हैं लोकल गवर्नमेंट में जो कि तमाम प्रॉब्लम्स आपको जिन इम्पोर्टर्स की भी हैं वो आपको दें। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि हम स्टेट बैंक के साथ भी मीटिंग कॉल कर लेते हैं, लेकिन
मीटिंग कॉल करने से क्या होगा, जब तक आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे, हमें उन डॉलर्स को बाहर लाना है। देयर इज नो, और मैंने तो बल्कि रेट का डिफरेंस का भी तो एक मसला आता है। तो इसका सर सोल्यूशन क्या है आपकी नजर में? काशिफ साहब ये भी बताइएगा, जरा इसमें ये भी शामिल कर लें कि जो लोगों के 4-4, 5-5 महीने से कंटेनर्स पोर्ट्स पे खड़े हैं, उनको शिपिंग लाइन के डैमरेज, उनको पोर्ट्स के डैमरेज, तो जिस पे अगर किसी ने ड्यूटी जमा करवानी थी और उसको डैमरेज भी 7 करोड़ रुपए के पड़ गए, तो वो किस तरह से उसके लिए फिजिबल रहेगा? तो ये मामला कहाँ तक जाएगा? देखें, हम खुद बहुत परेशान हैं कि हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं और जो डीए पे भी उनके 365 डेज पे भी उनकी क्लियरेंसेस नहीं हो रही और बैंक्स उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे। इस इशू को बिल्कुल उठाना चाहिए। और देखें, अगर हम ये कहें कि ये ओवरनाइट इसका रेजोल्यूशन हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। हमारे बहुत से इम्पोर्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी कंसाइनमेंट्स को पोर्ट्स पे छोड़ दिया है, क्योंकि इतनी वैल्यू की उनकी कंसाइनमेंट्स नहीं थी जितनी उनके ऊपर डिटेंशन डैमेजेस और पोर्ट चार्जेस आ गए हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट को कुछ करना होगा, लेकिन देयर इज नो वे आउट, क्योंकि IMF, FATF नहीं मान रहा और वो कोई ऐसी स्कीम नहीं लाने दे रहा। तो ये अब गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टनेस करनी होगी या कुछ वे आउट निकालना होगा, रिक्वेस्ट करनी होगी ऐसे तमाम रिजर्व्स जो डिक्लेयर्ड नहीं है वो बाहर आए। लेकिन उसका भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोई चीज ऐसा, कोई एसेट, कोई कैपिटल बाहर नहीं आ सकता जब तक कि वो आपकी वेल्थ रिटर्न में नहीं आएगा और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका अल्टीमेटली FBR सवाल करेगा। कोई सोल्यूशन नहीं है इसका जब तक कि हमारे पास किटी में हमारे पास रिजर्व्स नहीं। काशिफ साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सारी एक अनसर्टन सी सिचुएशन है, जो मसाइल चल रहे हैं, उसकी बुनियाद पर अब एक बड़ा खतरा ये भी मंडलाने लगा है कि जो अक्टूबर-नवंबर में GSP+ स्टेटस का जो एक रिव्यू होना है, वो भी कहीं खतरे में ना पड़ जाए। पाकिस्तान को एक स्टेटस मिला हुआ था, कहीं उससे भी ना हाथ धोने पड़ जाए खुदा न खास्ता। इस बात के भी खदशात हो सकते हैं। उसकी तो कंडीशंस फर्क है। उसके तो आपने जो 28 उसकी अपनी कंडीशंस हैं GSP+ की, वो आपने फुलफिल करनी थी और वो हम फुलफिल जब रिव्यू होगा तो उसके बाद पता चलेगा कि हमने। और अल्टीमेटली ये जितने भी आपको जो स्पेशल स्कीम्स मिलती हैं उसके लिए आपको लॉबीज बनानी पड़ती हैं, दूसरे मुल्कों में जाके आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। आई होप कि जिस तरह इसहाक डार साहब ने IMF को बिल्कुल 11th आवर पे कन्विंस कर लिया और हमारा एग्रीमेंट, तो इसको भी देख लें। वक्त खत्म हो गया। काशिफ अनवर साहब, थैंक यू, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।